तो एक बार फिर से हम आप लोग के लिए लेकर आ गए जीके के प्रश्न, और इस बार साइंस जीके में हम इस सीरीज में हम बायो के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न की हम बात करने वाले हैं, जो आपके आगामी एग्जाम में, चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत ही काम देगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो देख सकते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कही गई है लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत और अमाशय। तो सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की है, जो मानव शरीर की है, वो लीवर है, यकृत है। इसका वजन करीब 1.5 kg होता है। तो पहला प्रश्न का ऑप्शन हो गया लीवर, यकृत। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। वीडियो को जरूर पूरा देखें। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन हार्मोन। देख सकते हैं जनन अंग से कह रहा है, तो जनन अंग से प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण है, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया, जान रहे होंगे आप लोग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो उसी का ये हिस्सा है, देख सकते हैं, सेरिब्रम। तो मस्तिष्क के सेरिब्रम वाले हिस्से से ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। अगर मस्तिष्क में सेरिब्रम नष्ट हो जाए, पिछला हिस्सा पश्च मस्तिष्क का ये हिस्सा जो नष्ट हो जाए, तो हमारी ऐच्छिक गतियां नहीं हो पाएगी। जैसे हाथ पैर का हिलना, जीभ का हिला डुला करके बोलना, है ना, पलकों का झपकना, ये सभी हम इसी के द्वारा नियंत्रित करते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, शरीर का ताप कर्म कहाँ पे नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबलम, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि। तो आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा उत्पाद बनाता है, उसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ए कैरेक्टर। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन। तो ऑप्शन देख सकते हैं, और काइमोट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर टाइलिन सही हो जाएगा। पूछा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता और छोड़ता है। तो प्रक्रिया की बात कहा गया है, श्वास ग्रहण करना और छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? देख सकते हैं 4 ऑप्शन, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल और सुक्रोज का। तो देखिए, ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो है किसका आवश्यकता पड़ता है? ग्लूकोज का, जो श्वसन एटीपी के रूप में प्राप्त होता है। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडीपी कहीं मिल जाए तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जाता है। ओह सॉरी, ये क्या पूछा है? पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है। ये प्रक्रिया पूछ रहा है किण्वन। किण्वन प्रक्रिया देख लीजिए, चारों ऑप्शन। किण्वन प्रक्रिया में बड़े अणु छोटे और घुलनशील अणुओं में बदलते हैं। विसरण है, दहन है, प्रकाश संश्लेषण है। दहन में जलता है, प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनता है। विसरण प्रक्रिया द्वारा बाहरी भाग से ऑक्सीजन भीतरी भाग में बाहर से अंदर पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसरण। की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? खाद्य पदार्थों का क्या होता है? विघटन होता है, दहन होता है, परिवर्तन होता है, संश्लेषण होता है। तो विघटन। विघटन का मतलब टूटना, डिकम्पोजिशन। पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप पूछा, ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, प्रोटीन। तो आंसर हो जाएगा सुक्रोज। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप है वो 120/80 mmHg पारे के मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर होता है। ये ब्लड प्रेशर जो है 120/80 होता है। के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ड्यूरामीटर। उसके सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? तो सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है घ्राणेंद्रिय पाली। चतुराई का केंद्र कौन सा है? तो बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र है वो सेरिब्रम होता है।
जिस व्यक्ति में सेरिब्रम विकसित कम होता है वो व्यक्ति मानसिक रूप से अपंग होते हैं। कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है किसके द्वारा? तो देख सकते हैं चार ऑप्शन में से सही हो जाएगा इंसुलिन के कारण। इंसुलिन की कमी जब हो जाती है तो डायबिटीज जब हो जाता है जिसको इंसुलिन की कमी के कारण, तो फिर उसे बाहर से इंसुलिन की गोली लिख दी जाती है, सुई दी है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन, ऑक्सीजन लिखा गया है, ऑक्जिन सही है। ऑक्सीजन नहीं, इसे समझिए ऑक्जिन समझिए, जो पादप हार्मोन है वो, ये गलती है यहाँ पे लिखा हुआ, ऑक्सीजन नहीं ऑक्जिन। ऑक्जिन एक हार्मोन है, पादप हार्मोन है, यहाँ पे ये गलती हो गया है। ऑक्जिन जो है, ऑक्सीजन मत समझिए, ऑक्जिन समझिए। ऑक्जिन एक पादप हार्मोन है, ऑक्जिन एक पादप हार्मोन है, इसे याद रखिए। ऑक्जिन एक पादप हार्मोन है, यहाँ पे मत देखिए, ऑक्जिन एक क्या है? पादप हार्मोन है, ऑक्सीजन नहीं ऑक्जिन। इसको कर्म के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन। कोई भी जीव है ये सभी काम करते हैं, पोषण भी होता है उनमें, उत्सर्जन भी होता है, श्वसन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी अंतर्गत आता है। परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी, पराशरणी। ऑप्शन हो जाएगा मृतजीवी। मरे हुए मृत पौधों पर, गोबर पर ये उगता है, तो ये हो जाएगा मृतजीवी। स्वपोषी नहीं होता है क्योंकि इसमें हरित लवक यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 0.03%। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? छाया में, वैसे पौधे जो छाया में बढ़ते हैं, छाया में उगते हैं, उसको कहा जाता है सियोकाइटस। मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया, क्लोम। तो मनुष्य का जो श्वसन अंग है वो फेफड़ा है। नाक से तो हम लोग सांस लेते हैं, लेकिन श्वसन जो है, श्वसन अंग के अंतर्गत आएगा वो फेफड़ा। बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो डायरिया यानी दस्त श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है। टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी टीबी और निमोनिया, डायरिया नहीं है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाई ब्लड प्रेशर। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछली का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो अमोनिया है। मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ है वो अमोनिया है। आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? अवशोषण से, बाष्पोत्सर्जन से, उत्सर्जन से या प्रकाश संश्लेषण से। देख सकते हैं इसका आंसर बाष्पोत्सर्जन से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंग, पत्ता को, हरित लवक को, स्टोमाटा को, जड़ को। तो पत्ता जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है, अंगक है। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या पाए जाते हैं? तो गैसों के आदान प्रदान के लिए पौधों में रंध्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पूछा गया फेफड़ों का आकार होता है, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। तो आंसर हो जाएगा उपचयन प्रक्रिया है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो रॉबर्ट ने, अरस्तु ने, बोलिस एवं स्टार्लिंग ने, ब्राउन पोर्टर ने। तो आंसर ऑप्शन जो है सी इसका सही हो जाएगा, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था? एस्टिरियंस ने, डार्विन ने, मेंडल ने, बेबीलोनियन ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृथक्करण का नियम इसने मेंडल ने दिया था। अर्थात बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो देख सकते हैं लेमार्क ने, लेमार्क तथा ट्रेबीरेनस ने, बॉनमॉल ने, पुरकिंजे ने, अरस्तु ने। तो ऑप्शन हो जाएगा लेमार्क तथा ट्रेबीरेनस ने। ऑप्शन नंबर ए। जनक के नाम से किन्हें जाना जाता है? लेमार्क को, डार्विन को, अरस्तु को, ट्रेबीरेनस को। तो देख सकते हैं अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञानी अर्थात विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से, जनक के नाम से किनको जाना जाता है? वनस्पति विज्ञान
थियोफ्रेस्टस को कहा जाता वनस्पति विज्ञान का जनक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बोटनी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, यानी वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक के, शैवाल के, विषाणु के? तो आंसर हो जाएगा शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण की बात कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिकी। डेंड्रोलॉजी इसका संबंध किससे? पौधा के अध्ययन, पुष्प के अध्ययन, झाड़ी के अध्ययन, वृक्ष के अध्ययन? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथोलॉजी? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंथोलॉजी। संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। लॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? परागकण का, बीज का, फल का, पत्ती का? आंसर हो जाएगा बीज का। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रेस्टोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है घास का, फल का, फसल का, तेल बीज का? तो आंसर हो जाएगा घासों का। सकते हैं पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? भूमि का, फल का, चट्टान का, पौधों का? तो आंसर हो जाएगा ए नंबर भूमि का। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है, मतलब पौधों का नाम किस विज्ञान के अंतर्गत दिया जाता है? तो नामकरण, वर्ग की पहचान या वर्गीकरण? तो ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा वर्गीकी। का पिता किसे कहा जाता है? एंगलर को, लिनियस को, अरस्तु को या लेमार को? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिनियस को। सकते हैं सूक्ष्म जीव मिलते हैं रेतीली मिट्टी में, लवणयुक्त पानी में, दलदल भूमि में या सभी में? सूक्ष्म जीव कहाँ मिलेंगे? तो सभी जगह। तो इनमें से जो तीनों ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो। वृद्धि करता है कहाँ पर? विषाणु यानी वायरस कहाँ पर वृद्धि करता है? जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में, मृत शरीर में, पानी में? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा जीवित कोशिका में। किससे बनाया जाता है? पाइनस से, सिड्रस से, जूनिपेरस से, साइकस से? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साइकस। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फिनोलॉजी, पोमोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी या एंथोलॉजी? तो आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी, बी नंबर। पद्धति के प्रतिपालक कौन है? मतलब द्विनाम जो पद्धति दिया गया किसके द्वारा दिया गया? तो लिनियस के द्वारा। परमाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, लुईस पास्चर ने, लुएन हॉक ने, रॉबर्ट हुक ने? तो लुएन हॉक ने। है जिन पौधों पर बीज नहीं बनते किंतु पुष्प बीज बनते हैं, सॉरी, जिन पौधों पर बीज बनते हैं लेकिन फूल नहीं लगते हैं, क्या कहलाते हैं? ब्रायोफाइटस, टेरिफाइटस, आवृतबीजी, अनावृतबीजी? तो कहलाते हैं अनावृतबीजी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। साधारण आकृति क्या होते हैं? सर्पिल, गोल, छड़ रूपी, कौवा रूपी? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर छड़ रूपी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे हैं क्या कहलाते हैं? तो वाइब्रियो, गोलाणु, डंडाणु, अस्पायरिला? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोलाणु। निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया, तपेदिक, चेचक, सभी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तपेदिक, पीलिया से होता है, सॉरी बैक्टीरिया से होता है। पाए जाने वाला जीवाणु के बारे में पूछा है। एस्टेरिसिया कोलाई, जिसको ई कोलाई के नाम से जानते हैं, कोरिनोबैक्टीरियम, वाइब्रियो कैलोरी या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई कोलाई, एस्टेरिसिया कोलाई। ऑप्शन नंबर ए। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स कहाँ पाए जाते हैं? तो देख सकते हैं आवृत बीजियों में, कवक में, विषाणु में, जीवाणु में? ऑप्शन हो जाएगा जीवाणु यानी बैक्टीरिया बारे में पूछा गया है। माइकोप्लाज्मा, ईस्ट, विषाणु, जीवाणु? कौन है सबसे छोटा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। कौन सा रोग जीवाणु से होगा? पेचिस, हैजा, चेचक? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हैजा जो जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर एक दूसरे वीडियो में 60 से आगे क्वेश्चन का हम ये चर्चा करेंगे। प्रश्न जो 61 से आगे का चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखे होंगे और इससे कुछ ज़रूर सीखे होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।